समय हो चुका है प्रारंभ करने का, तो मैं जी प्रारंभ करते हैं। सभी को मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ हिंदी दिवस की। मैं भारतेंदु के एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के युगो सूल। ज्ञान यज्ञ राष्ट्रीय संवाद श्रृंखला के तहत हमारा प्रीति संवाद हो रहा है, जिसका विषय है स्वदेश, स्वभाषा, स्वज्ञान, स्वाभिमान। और आज जो मुख्य अतिथि और हमारे वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग इग्नू के निदेशक हैं। साथ ही साथ इग्नू में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। आज के वर्तमान समय में इनका नाम एक प्रमुख कवि एवं आलोचक के रूप में हम सभी जानते हैं इनको। पिछले वर्ष ही इनकी एक किताब आई थी काल मृग के पीठ पर, जो काफी चर्चे में रही थी। तो ऐसे वरिष्ठ प्रोफेसर का सानिध्य आज हम प्राप्त हुआ है, हम सब बड़े खुश नसीब हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर रमा मैम, जो प्राचार्य हैं हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की। इनकी अगुवाई में हम सभी जान रहे हैं कि हंसराज कॉलेज NIRF रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर है। मैं मैम को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं कि इनकी अगुवाई में और बेहतर करें हंसराज कॉलेज। हम सुनो प्रोफेसर श्रीवास्तव को भी दो, उनके तो इग्नू नंबर 1 पर है डिस्टेंस एजुकेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, श्रीवास्तव सर को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस पूरे कार्यक्रम की संरक्षिका हैं प्रोफेसर गीता सिंह मैम, जो कि विश्वग्राम की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं एवं निदेशक CPDHE दिल्ली विश्वविद्यालय में है। मैं बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए रमा मैम ने जैसा बताया कि उनकी 7:15 से कहीं इनको बहुत ही अपरिहार्य कार्य से जाना है, तो सर्वप्रथम मैं रमा मैम को ही आग्रह करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि मैम आप स्वागत वक्तव्य के साथ इसकी शुरुआत करें। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। विश्वग्राम और हंसराज कॉलेज जो युवा है, उसके जो सिर्फ तत्वावधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ज्ञान यज्ञ राष्ट्रीय संवाद श्रृंखला तृतीय संवाद है ये। इसके मुख्य अतिथि, आज के मुख्य वक्ता, इस कार्यक्रम की धुरी आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। विश्वग्राम की संरक्षिका हमारे CPDHE की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता सिंह, कार्यक्रम के संयोजक कुमार गौरव मिश्रा, सह संयोजक कुणाल, अनुराग, विश्वग्राम और युवा संस्था के सभी प्रतिनिधिगण, मेरे कई सम्मानित सहकर्मी प्राध्यापक गण इसमें जुड़े हुए हैं, प्रिय विद्यार्थियों और आज के इस ज्ञान यज्ञ राष्ट्रीय संवाद के सभी सहभागियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम सब जानते हैं आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर हमें यह स्मरण करवाता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। मुझे प्रसन्नता है कि यह आयोजन विश्वग्राम संस्था और युवा के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। विश्वग्राम संस्था लगातार भारतीय ज्ञान परंपरा और युवा चेतना को जोड़ने का अद्भुत कार्य कर रही है। यह ज्ञान यज्ञ राष्ट्रीय संवाद श्रृंखला उसी प्रयास का जीवंत उदाहरण है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस श्रृंखला के अंतर्गत 108 संवाद आयोजित होने हैं और अभी तो आज हम इसका तीसरा संवाद ही संपन्न होता हुआ देख रहे हैं। सचमुच ये हम सब के लिए
अत्यधिक गौरव का क्षण है। मित्रों, आज का विषय है स्वदेश, स्वभाषा, स्वज्ञान और स्वाभिमान। मुझे लगता है ये केवल 4 शब्द नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिलाएं हैं। तो आइए क्यों ना हम थोड़ा सा इनको समझते हैं। स्वदेश का अर्थ केवल वह भूभाग नहीं जहां हम जन्म लेते हैं। स्वदेश मिट्टी का वह कण है जिसमें हमारी स्मृतियां और संस्कार अंकित हैं। वह संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ती रही है। वह परंपरा है जिसमें हमारा सामूहिक जीवन गढ़ा गया है, और वह भावनात्मक बंधन है जो हमें एक सूत्र में पिरोए रखता है। स्वदेश प्रेम ही हमें त्याग, बलिदान और कर्तव्य की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की भलाई ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसी भावभूमि पर स्वतंत्रता संग्राम के नायक खड़े हुए, और इसी भावना ने भारत को आजादी का अमृत भी प्रदान किया। आज जब वैश्वीकरण के दौर में, जो पूरा वैश्वीकरण है जो कि हमें विश्व से जोड़ रहा है, तब भी स्वदेश के प्रति हमारी निष्ठा ही हमें आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। स्वदेश से प्रेम करना केवल एक भाव नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, आत्मनिर्भरता का मार्ग है, और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। मैथिलीशरण गुप्त जी की पंक्तियां मुझे लगता है इस भाव को और अधिक गहराई देती हैं। आप सबने सुनी है पंक्तियां, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वदेश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में होना चाहिए। इसलिए जिस हृदय में यह प्रेम नहीं, वह संवेदनहीन पत्थर के समान है। इसलिए स्वदेश केवल हमारा जन्म स्थान नहीं है, बल्कि हमारा जीवन आदर्श और राष्ट्रीय संकल्प है। इसीलिए यह स्वदेश प्रेम हमें आत्मनिर्भर भारत, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आत्म गौरव की ओर ले जाता है। स्वभाषा, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह संस्कृति की आत्मा और राष्ट्र की पहचान है। भाषा वह ध्वनि है जिसमें पीढ़ियों की स्मृतियां, भावनाएं और अनुभव संचित रहते हैं। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, भाषा आत्मा का दर्पण है। भाषा समाज का नहीं, भाषा आत्मा का दर्पण है। सचमुच जिस समाज की भाषा जितनी जीवंत और आत्मीय होती है, उसकी संस्कृति उतनी ही प्रखर और समृद्ध होती है। अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां सुनी थी, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए वसूल। इन पंक्तियों का आशय यही है कि अपनी भाषा के बिना कोई भी समाज स्थायी प्रगति नहीं कर सकता। विज्ञान, तकनीक, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या दर्शन, सभी क्षेत्रों की असली उन्नति तभी संभव है जब मातृभाषा में विचार और अभिव्यक्ति का प्रवाह निर्बाध रूप से हो। और मेरा तो ये मानना है कि जो भारत की भाषाई परंपरा है, सचमुच बहुत ही अद्वितीय रही है।
संस्कृत से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर हिंदी तक हमारी भाषाएं न केवल साहित्य और कला का माध्यम रही हैं, बल्कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का कार्य भी किया है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में ज्ञान का अमूल्य भंडार सुरक्षित है। लेकिन औपनिवेशिक काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार ढाला गया कि अंग्रेजी भाषा को प्रगति और आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया। इससे हमारे बहुत से भारतीय युवाओं में आत्महीनता की भावना भी पनपी। अंग्रेजी जानना श्रेष्ठता का प्रतीक और मातृभाषा में पढ़ना पिछड़ेपन का चिन्ह मान लिया गया। यही मानसिक दास्ता जो आज भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसी संदर्भ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर उन्होंने 5 प्रणों का आह्वान किया था। इनमें से एक प्रण है दास्ता के सभी निशानों को मिटाना, जो मुझे बहुत अद्भुत प्रण लगा था, क्योंकि यह आह्वान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक मुक्ति का है। जब तक हमारी शिक्षा, हमारे शासकीय कार्य और हमारे जीवन व्यवहार में स्वभाषा का स्थान नहीं होगा, तब तक सच्चा स्वराज अधूरा रहेगा। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारतीय भाषाओं में शिक्षा, अनुसंधान और संवाद की संभावनाओं को खोलती है। यदि आने वाली पीढ़ी मातृभाषा और राजभाषा में पढ़ेगी लिखेगी, तभी उसके भीतर आत्मविश्वास, मौलिकता और सृजनात्मकता का संचार होगा। मुझे लगता है हमारे पुरखों ने हमसे भी पहले यह भली भांति समझ लिया था कि भाषा ही संस्कृति की संवाहक है। तुलसी, कबीर, मीरा, सूत, इन संत कवियों ने जन भाषाओं में ही अपनी रचनाएं दी, और यही कारण है कि वे लोकमानस की आत्मा बन गए। आज यदि हमें अपनी अस्मिता और पहचान बनानी है, तो स्वभाषा के प्रयोग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही होगा। अब आता है स्वज्ञान। स्वज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व का बोध, अपनी परंपराओं और धरोहर का बोध। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव है। भारत की प्राचीन परंपरा में स्वज्ञान को सर्वोच्च मान्यता मिली है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, महाकाव्यों से लेकर लोक साहित्य तक, हर कहीं आत्मचिंतन और आत्मबोध की शिक्षा ही मूल स्वर है। प्रिय सहभागियों, उपनिषदों का महान वाक्य आत्मनम विद्धि क्या है? अपने को जानो, स्वज्ञान का शाश्वत सूत्र है। यह बताता है कि जब तक हम अपने जड़ों, अपने ज्ञान और अपनी परंपराओं को नहीं समझते, तब तक कोई भी बाहरी ज्ञान अधूरा ही रहेगा। दार्शनिक केसी भट्टाचार्य की स्वीकारोक्ति भरा कथन इस संदर्भ में गहरी चेतावनी है। वे कहते हैं, पश्चिमी भाषा के प्रभाव ने हमारी मौलिकता को छीन लिया है। मैं अपनी मातृभाषा में ना कुछ लिख सकता हूं, ना कुछ सोच सकता हूं। यह वाक्य केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता से उत्पन्न
उस पीड़ा का प्रतीक है जिसने हमारी मौलिकता को दबा दिया। भाषा और संस्कृति की गुलामी राजनीतिक गुलामी से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह तो हमारी आत्मा को ही कैद कर देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी परंपरा पर गर्व करें, उसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ें और अपनी भाषाओं में शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाएं। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य भी है। यदि भारत अपनी भाषाओं में पढ़ेगा, शोध करेगा और संवाद करेगा तो औपनिवेशिक मानसिकता स्वतः मिट जाएगी और ज्ञान में नई मौलिकता का संचार होगा। स्वज्ञान का अर्थ यह भी है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। इसी संदर्भ में परवीन शाकिर का एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगी तो अद्भुत प्रेरणा देता है मुझे। तो कांटों में घिरे फूल को चूम आएगी लेकिन, कांटों में घिरे फूल को चूम आएगी लेकिन तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। ये बताता है कि जैसे तितली कांटों के बीच से निकल कर भी सुरक्षित रहती है, वैसे ही स्वज्ञान से युक्त व्यक्ति जीवन के कठिन से कठिन प्रसंगों से निकल जाता है, चुनौतियों का सामना कर लेता है। जो अपने ज्ञान, अपने मूल्यों और अपनी परंपरा से परिचित है, उसे कोई भी विपरीत परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। आज का युवा यदि स्वज्ञान से संपन्न होगा तभी वह विश्व मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा होकर भारत की मौलिक पहचान को प्रस्तुत कर पाएगा। आत्मबोध ही राष्ट्रबोध का आधार है। या मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गई रे थोथा दई उड़ाए। इस अवसर पर मुझे लगता है कि क्योंकि आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है, जो सचमुच मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और भारतीय भाषाओं को गौरव दिलाया है। सचमुच ये अभिनंदनीय है। आपके विचार निश्चय ही हमें इस विषय को और अधिक गहराई से समझने में मार्गदर्शन करेंगे। स्वदेश, स्वभाषा और स्वज्ञान से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका चरम रूप है स्वाभिमान। यह वही आत्मगौरव है जो किसी भी व्यक्ति और राष्ट्र को सिर ऊंचा करके जीने की प्रेरणा देता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विश्व में वही राष्ट्र जीवित रह सकता है जिसका आत्मगौरव अटूट हो। स्वाभिमान ही राष्ट्र की आत्मा है। यदि स्वाभिमान है तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती, और यदि यह नहीं है तो कितनी भी समृद्धि या ताकत क्यों ना हो, राष्ट्र को भीतर से खोखला कर ही देती है। साथियों, स्वाभिमान का अर्थ है अपनी पहचान को निडर होकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। यह किसी अहंकार का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मबोध से उपजा हुआ गर्व है। जब व्यक्ति या राष्ट्र अपने मूल्य, अपनी परंपरा और अपने गर्व को, अपने ज्ञान को, अपने मूल्य, अपनी परंपरा और अपने ज्ञान को गर्व से स्वीकार करता है, तभी वह वास्तव में विश्व परिवार में सम्मान पा सकता है। आज हम सभी देख रहे हैं कि आज भारत का युवा वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहा है। विज्ञान, तकनीक, खेल, साहित्य, कला, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा चमक रही है। यह केवल कौशल का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस स्वाभिमान का परिणाम है जो स्वदेश, स्वभाषा और स्वज्ञान से जन्मा है।
इस स्वाभिमान की शक्ति को कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने अपनी कालजयी कविता में अद्भुत रूप से व्यक्त किया है। उनकी पंक्तियां हमें संघर्ष, आत्मगौरव और अदम्य साहस का संदेश देती हैं। पंक्तियां हैं, ये हार एक विराम है, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों में छिपा साहस हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान से युक्त राष्ट्र ना तो हार से डरता है, ना ही जीत से मदमस्त होता है। इसीलिए हंसराज कॉलेज 12 नंबर पर था तब भी खुश था, आज 3 नंबर पर है तो भी उसी खुशी से आपकी बधाई स्वीकार करता है, क्योंकि वे केवल अपने कर्तव्य और अपने आत्म गौरव की रक्षा में अडिग रहता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है मित्रों कि स्वदेश हमें जड़ें देता है, स्वदेश हमें जड़ें देता है, स्वभाषा हमें संस्कृति देती है, स्वज्ञान हमें आत्मबोध देता है और स्वाभिमान हमें दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके जीने की शक्ति देता है। इन्हीं 4 स्तंभों पर आज का भारत नए युग का निर्माण कर रहा है। यही हमारे ज्ञान यज्ञ का सच्चा संदेश है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी, दरअसल क्या है कि आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनावी माहौल चल रहा है और हमारी एक भी चुनावी जो है ऑनलाइन मीटिंग है, मुझे बार बार फोन आ रहा है तो मैं जुड़ी रहूंगी, बीच बीच में आपको सुनूंगी, बीच बीच में मीटिंग को अटेंड करूंगी। माफी मांगती हूँ और आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच के माध्यम से आपने मुझे भी सुना और आज जितेंद्र जी से मुलाकात करवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हम लोग के लिए समय निकाला और इतने कम समय में इतने सारगर्भित तरीके से पूरे विषय को समझाया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विलंब न करते हुए परम आदरणीय जितेंद्र सर से अनुरोध करता हूँ। सर, हम लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। सर, आप हम लोग को धन्यवाद। धन्यवाद कुमार गौरव मिश्र। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रोफेसर रमा जी। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में उपस्थित प्रोफेसर गीता सिंह जी, प्रिय कुमार गौरव, उनके मित्र, विश्वग्राम के सभी सदस्य, युवा के सभी सदस्य जो आज उपस्थित सुनने के लिए लोग जो उपस्थित हैं, श्रोतागण जिसमें शिक्षक भी हैं, युवा भी हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबको नमस्कार। बहुत अच्छे ढंग से अभी अपनी बात रखी रमा जी ने और बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की इस विषय को लेकर के। कुमार गौरव मिश्र ने जब मुझसे ये बातचीत की, मैं दिल्ली से बाहर था, कल ही लौटा देर शाम में, तो मैंने स्वीकार किया, मैंने कहा बात होगी। मुझे विषय भी बहुत अच्छा लगा। स्वदेश, स्वभाषा, स्वज्ञान, स्वाभिमान, ज्ञान यज्ञ करके आप लोग इस आयोजन को ही कर रहे हैं और ज्ञान से बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है। यज्ञ तो खैर हमेशा बेहतर होता है और उसमें भी ज्ञान का यज्ञ है, ये तो बहुत इसको कह सकते हैं, इसका अभिनंदन ही किया जाना चाहिए। ये जो स्वदेश, स्वभाषा, स्वज्ञान और स्वाभिमान जिस पर रमा जी ने अभी बहुत सलीके से कुछ बातें रखी, मैं बातचीत के लिए इसका क्रम थोड़ा सा बदलूंगा। स्वभाषा, स्वज्ञान, स्वदेश, स्वाभिमान, क्रम इस ढंग से होगा। बात वही है, क्रम बातचीत के लिए रखें। स्वभाषा, स्वज्ञान, स्वदेश, स्वाभिमान। यह जो विषय है, इस विषय के भीतर ही यह विन्यस्त है, अंतर्निहित है कि एक जो आंतरिक उपनिवेशवाद है, जो जिससे मैं देख रहा हूं कि एक पूरा समय त्रस्त है, आंतरिक उपनिवेशवाद, यह विषय उस आंतरिक उपनिवेशवाद से मुक्ति का स्वप्न देता है। ये बड़ी बात है।
होता क्या है कि चीजें आती हैं, चली जाती हैं, हमें हमारे आभ्यंतर को और हमारे बाह्य को कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं, हमें भीतर और बाहर कौन सी बातें प्रभावित कर रही हैं, कई बार उस पर चिंतन बहुत जरूरी हो जाता है। यह विषय इस चिंतन का अवसर देता है और मुड़कर अपने ही भीतर देखने की चेतना देता है कि एक जो बाह्य उपनिवेशवाद था, जिसे सैकड़ 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष की लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने आजादी प्राप्त की थी, स्वाधीनता प्राप्त की थी। 1857 से 1947, 90 वर्ष का समय तो सीधे सीधे दिखाई देता है, लेकिन एक आंतरिक उपनिवेशवाद इन दिनों चारों ओर दिखाई देता है और वो एक संकट का विषय है, वो एक संकट का विषय है। और यह एक ऐसे समय में है, इसे आप सुख और विडंबना की तरह देख सकते हैं कि जब हम भूमंडलीकृत हो रहे हैं, पूरी दुनिया एक गांव में बदल रही है, जब बहुत सारे भेद मिट रहे हैं, उसी दौर में जो सत्ता तंत्र है, जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी विचार है, वह भारत जैसे देश में या तमाम जैसे देशों में बहुत धीमे ढंग से ये काम कर रहा है। और इस तरह के विषय सामने रखने जरूरी हो जाते हैं जब युवा भी, प्रौढ़ भी और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी जाने अनजाने उन रास्तों की ओर चले जाते हैं, उन विचारों की ओर चले जाते हैं जो हमें जिसके लिए स्वराज शब्द जो आजादी की लड़ाई में हम लोगों ने किया था, जिसे हम स्वज्ञान या स्वाभिमान से जोड़कर देखते हैं, उससे कहीं दूर चला जाता है। तो सबसे पहले तो यह विषय आंतरिक उपनिवेशवाद से मुक्ति का एक स्वप्न देता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसे हम लोगों को याद रखना होगा, रमा जी भी उस ओर संकेत कर रही थी कि श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ की तलाश में भीतर नहीं बाहर देखना एक स्वभाव सा बनता चला जा रहा है। भीतर देखने की जरूरत है, अपने आसपास के परिवेश में देखने की जरूरत है कि श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ कहाँ है। लेकिन अक्सर आप जब युवा पीढ़ी में बात करेंगे तो आपको बड़ी संख्या ऐसे लोगों को मिलेगी जो श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ के नाम पर पश्चिम की ओर देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। एक अभ्यास में शामिल हो गया है उन्हें कि जो भी श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ है वो पश्चिम में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर चर्चा और विचार की जरूरत है कि श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कहाँ है। ये विषय हमको इस पर भी चिंतन करने का अवसर देता है। हमें उन कारणों की तलाश करने की आवश्यकता है जो इस भाव को भर रही है कि जो श्रेष्ठ है वो हमारे पास नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो हमारे पास नहीं है। उन कारणों की तलाश जरूरी है। सही संकेत किया रमा जी ने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, बहुत उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण, रेखांकित करने लायक कार्य किया है कि हम स्व को पहचाने, स्वराष्ट्र को पहचाने, अपनी भाषा को पहचाने, मातृभाषा को पहचाने, अपने विकास को पहचाने, तभी बात हो पाएगी। अभी मैं बात करूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, कुछ बातें हम लोग करें। जब हम स्वभाषा की बात करते हैं तो क्या विचार होता है, हमारा विचार क्या होता है स्वभाषा को लेकर के? मैंने कहा कि मैं थोड़ा क्रम बदल करके देखूंगा। स्वभाषा, स्वज्ञान, स्वदेश, स्वाभिमान। तो जब हम स्वभाषा की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले अपनी भाषा, मातृभाषा। लेकिन जब हम वैचारिक रूप से स्वभाषा की बात करते हैं और एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं स्वभाषा का, तो वहां पर मातृभाषा के साथ साथ देश भाषा का भी मामला आता है। राष्ट्र में सेतु के अर्थ में राष्ट्रभाषा, देश भाषा, जो कि हिंदी है।
सेतु की भाषा है, वो राजभाषा के रूप में समादृत है इस देश में। तो हम लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है कि स्वभाषा का मतलब सिर्फ एक खास लोकेल की भाषा नहीं, वो तो है ही, वो अपनी मातृभाषा तो है ही, अपनी भाषा तो है ही, लेकिन वह देश भाषा भी जो सेतु का काम कर रही है वह भाषा भी है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। और अगर वह भारत की भाषा है तो ही ज्यादा सुखद है। अंग्रेजी को, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी भाषा का विरोधी नहीं हूं, मैं दुनिया की सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन भारत के भीतर सेतु भाषा यदि हिंदी है तो वो अधिक प्रेरणादायी है, अधिक सुखद है। आरंभ में ही कुमार गौरव ने भी वो पंक्तियां उद्धृत की, रमा जी भी उद्धृत कर रही थी, हम सब लोग बार बार उसे उद्धृत करते हैं, उससे प्रेरणा अर्जित करते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये सही है। जो व्यक्ति अपनी भाषा में काम करता है वह अपना सर्वोत्तम देता है। महात्मा गांधी जब कह रहे थे स्वाधीनता संग्राम के दिनों में बार बार विचार करना चाहिए, अपने पूर्वजों की ओर जाना चाहिए, हमें उनके भाषा चिंतन की ओर, उनके राष्ट्र चिंतन की ओर हमें बार बार जाना चाहिए। महात्मा गांधी जब कह रहे थे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात कह रहे थे, उसे सेतु भाषा के रूप में स्वीकार कर रहे थे और मातृभाषाओं की पक्षधरता की बात कर रहे थे, तो उनके मन में यही सब चीजें थी। वो तो अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको भी मालूम था कि दुनिया से संवाद करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन उन्हें इससे भी पहले यह मालूम था कि भारत की आत्मोन्नति के लिए, भारत की आत्मा की उन्नति के लिए मातृभाषाओं का विकास जरूरी है, हिंदी का विकास जरूरी है और इन भाषाओं को लेकर स्वाभिमान की जरूरत है। गांधी जी कह रहे थे कि उन पर विचार करें, जब वो उस समय कहते थे गांधी जी कि एक भाषा के शब्द रटने में हमारे लोग अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, जबकि अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से उनके पास आती है, उसका चिंतन आता है। एक याद रखिए मित्रों, भाषा ज्ञान का सूचक नहीं है, भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है। ज्ञान भाषा में अभिव्यक्त होता है, लेकिन भाषा ज्ञान का पर्याय नहीं है, वो सिर्फ भाषिक ज्ञान का पर्याय है। आपके भीतर वैज्ञानिक चेतना है, अगर आप विज्ञान की कोई खोज कर रहे हैं तो वह दुनिया की किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं उसे, और वो ट्रांसलेट हो जाएगी, किसी भी भाषा में अनुदित हो जाएगी वो। आप हिंदी में अपनी कोई चीज, आप देखें कि हमारे पूर्वजों ने जो पाली में काम किया, उस पाली वो आज हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बौद्ध दर्शन के शून्यवाद से, विज्ञानवाद से पश्चिम के लोगों ने प्रेरणा ली और उत्तर आधुनिकता के पूरे दर्शन के विकास में मदद ली उससे। वह तो अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था, न फ्रेंच में लिखा गया था, न जर्मन में लिखा गया था, न स्पेनिश में लिखा गया था। ये तो दुनिया की सबसे प्रमुख भाषाएं हैं। वो भारत की उन भाषाओं में लिखा गया था उसे, जिनके जानने वाले भारत में भी बहुत कम हो गए। कहना सिर्फ यह है कि भाषा को हीनता की नहीं, शक्ति का विषय बनाइए। भाषा हीनता की चीज नहीं है और भाषा दंभ की भी चीज नहीं है कि अगर किसी ने सत्ता की भाषा यानी अंग्रेजी में ज्ञान अर्जित कर लिया है तो वह दंभ से भर जाए और उसे लगे कि रावण पदतल पृथ्वी टलमल, राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा कतई ना हो कि आप लोग इससे किसी प्रभाव में आ जाएं कि मैं तो हिंदी भाषी हूं, मैं तो तेलुगु भाषी हूं, मैं तो तमिल भाषी हूं, मैं तो बांग्ला हूं, मैं उड़िया हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं। हम सब हैं, हमारी इनमें से किसी भी भाषा में ज्ञान अर्जित करके आप सर्वोत्तम दे सकते हैं और देश भाषा के रूप में एक जो राजभाषा है उसे सेतु भाषा के रूप में स्वीकार करके जो जातीय चेतना है, जिसे राष्ट्रीय, जातीय मतलब राष्ट्रीय, जातीय चेतना को, राष्ट्रीय चेतना को विकसित कर सकते हैं। आप देखें दुनिया के तमाम देशों को बार बार ये कहा जाता है और आप सब जानते हैं इस बात को कि जापान को, कोरिया को, जर्मनी को, फ्रांस को, इन देशों के लोगों को अंग्रेजी में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी भाषा में काम करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया,
हम क्यों नहीं कर सकते हैं अपनी भाषा में ये काम? हम भी कर सकते हैं। जो निवेदन किया मैंने बिल्कुल आरंभ में कि चित्त का औपनिवेशीकरण हो गया है। अंग्रेज तो चले गए, हमें राजनैतिक आजादी मिल गई, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमारा चित्त औपनिवेशिक रह गया। उसमें कहीं अंग्रेजी फंसी रह गई, और इस कदर फंसी रह गई कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी कुंठा का भी विषय बनती चली गई। उस कुंठा से मुक्त होने की जरूरत है। ये विषय वो अवसर उपलब्ध कराता है स्वभाषा के अर्थ में कि उस चित्त के औपनिवेशीकरण से मुक्त होने की जरूरत है। अगर हम उससे मुक्त नहीं होंगे तो बड़ी से बड़ी खोज करके भी हम हीनता ग्रंथि में रह जाएंगे। अगर हमारी खोज बड़ी है, अगर हमारे विचार बड़े हैं, हम कोई नया सिद्धांत हिंदी में लेकर आते हैं, दुनिया को जरूरत पड़ेगी, दुनिया उसको अनुदित करेगी, दुनिया ले जाएगी। जैसा मैं अभी कह रहा था, पाणिनि के व्याकरण के अध्येता पूरी दुनिया में हैं। उन लोगों ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, फ्रेंच में, दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद हुआ उसका। पाणिनि ने तो संस्कृत में काम किया था। मैं अभी पाली का उदाहरण दे रहा था। बौद्ध दर्शन पूरा पाली में है, सारी चीजें हैं। दुनिया भर में बौद्ध दर्शन गया, जिनको जरूरत थी उन लोगों ने अनुवाद किया उसका। चीन में किया हो, कोरिया में किया हो, जापान में किया हो, जिसने भी उनको जरूरत थी ले गए। स्वभाषा के प्रति सचेत होने की जरूरत है, राजनीतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। जब तक आप सचेत नहीं होंगे स्वभाषा के लिए, तब तक बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटी हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, जिसे हमें याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात, जो स्वज्ञान की बात आई है, इसमें स्वज्ञान का सामान्य और मोटा अर्थ लगा लेते हैं लोग आत्मज्ञान से। यहां आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है स्वज्ञान। स्वज्ञान का अर्थ वही है जो मैं अभी पीछे भाषा के अर्थ में कह रहा था, राष्ट्रीय चेतना, जातीय चेतना, वही यहां पर भी है। जातीय और राष्ट्रीय ज्ञान के अर्थ में स्वज्ञान को लेने की जरूरत है। भारत में जो ज्ञान रहा, भारतीय ज्ञान परंपरा की आज बात हो रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये इससे बहुत पहले होना चाहिए था। हमने अपनी खोजों पर, अपने पूर्वजों के अनुसंधान पर कभी गर्व ही नहीं किया, और मैं तो गर्व से आगे की बात कहता हूं, उसका सही उपयोग ही नहीं किया हमने जीवन में। आज योग पर पूरी दुनिया कुर्बान हो रही है, फिदा है। बड़ा लोकप्रिय शब्द है ना, कुर्बान होना, फिदा होना। तो इस तरह की चीजें है ना, पूरी दुनिया सीख रही है योग से, आयुर्वेद से सीख रही है। आप देखें कि स्थापत्य, गणित शून्य की खोज की बात बार बार हम लोग करते हैं, और भी बहुत सारा गणित के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने जो किया था, जो उनका अनुसंधान है, हमने उसको कितना बचाया। उस आत्मज्ञान को, स्वज्ञान को हमने आत्मज्ञान में बदला क्या? हमने उसे अपने राष्ट्रीय पहचान में बदला क्या? उसे बदलने की जरूरत थी। अगर हम नहीं बदल पाए तो अब भी अवसर है बदलने की। मैं अक्सर जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है तो मैं घाघ और भड्डरी को याद करता हूं। घाघ और भड्डरी कृषि विज्ञान के विकास से बहुत पहले हुए थे, और उनके छंद, अगर आप उनकी कविता पढ़ रहे हैं, उनकी चीजों को देख रहे हैं, तो आप मौसम का हाल बता सकते हैं, कृषि में कैसे क्या होना चाहिए बता सकते हैं। इसे कृषि वैज्ञानिक आज देखना चाहते हैं, देखते हैं कृषि वैज्ञानिक। घाघ और भड्डरी को हमने विस्मृत कर दिया, उन्हें विस्मृत कर दिया। हमें पश्चिम के कृषि वैज्ञानिक याद रह गए, उनकी भविष्यवाणियां याद रह गई, उनके काम याद रह गए। हमारी लोक का ज्ञान था ये, घाघ और भड्डरी लोक ज्ञान, भारत का लोक ज्ञान है जो लेकर के आए थे। इन सभी क्षेत्रों में जो स्वज्ञान आया,
यानी कि भारत का ज्ञान, स्वज्ञान यहां पर व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, भारत का ज्ञान है, इस महादेश का ज्ञान है। उस चाहे वो तमिलनाडु में संभव हुआ हो, चाहे बंगाल में, चाहे आसाम में, चाहे पूरब में, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में, उत्तर में, दक्षिण में, जहां भी हुआ हो, जो भारतीय ज्ञान संभव हुआ वह स्वज्ञान है। इसे हम सबको गांठ बांध लेना चाहिए कि स्वज्ञान की ओर देखना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। मैं किसी भी ज्ञान का विरोधी नहीं हूं, जैसे भाषा का विरोधी नहीं हूं, वैसे मैं पश्चिम के ज्ञान का भी विरोधी नहीं हूं। अगर वहां भी कोई बड़ी खोज होती है, बड़ा शोध होता है, वह मनुष्यता के और हमारे राष्ट्र के काम का है तो स्वीकार कीजिए, लेकिन सब कुछ वही श्रेष्ठ है, सब सर्वश्रेष्ठ उधर ही है, यह मानना उचित नहीं है। यह हीनता बोध का मामला है और उससे मुक्त होने की जरूरत है, हम सबको जरूरत है उससे मुक्त होने की। स्वदेश, रमा जी ने कविता पढ़ी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गुप्त जी के नाम से भी कई बार ये कविता है, लोकप्रियता होती है, इंटरनेट का दौर है, सारी चीजें हैं। हमारे लिए कविता महत्वपूर्ण है। ये कविता जो स्वदेश शीर्षक कविता है, यह कविता औपनिवेशिक काल से मुक्ति के दौर में लिखी गई थी। जो स्वाधीनता संग्राम था हमारा, उस दौर में लिखी गई थी। लड़ाई का स्वभाव थोड़ा बदल गया है, जो हमारा संघर्ष है वो बदल गया है। तब हमारे सामने एक राजनीतिक शत्रु सीधे सीधे दिखाई दे रहा था, आज कोई राजनीतिक शत्रु उस तरह नहीं है। आज हमें सांस्कृतिक अर्थ में स्वदेश पर विचार करने की जरूरत। राजनीतिक संप्रभुता हमारे पास है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, उसमें कहीं कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजबूत राष्ट्र हैं हम, और बहुत मजबूती के साथ खड़े राष्ट्र हैं हम। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो बात हो रही थी, उस आंदोलन से जो बातें निकल रही थी, आज उनको सिर्फ जोड़ने की जरूरत है, रिलेट करने की जरूरत है, कि आज के जीवन के साथ, आज के समय के साथ उनको जोड़ने की जरूरत है। तब औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना जरूरी था और हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पुरखों ने यह काम किया। आज समय बदलने के साथ स्वदेश की जगह विदेश का आकर्षण बहुत हो गया है। आप युवाओं की एक बड़ी संख्या देखेंगे जो हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि उन्हें यूरोप अमेरिका का वीजा मिल जाए, यूरोप अमेरिका का रास्ता मिल जाए, और अक्सर आपको कहते मिल जाएंगे। इसे स्वीकार करने में क्या समस्या है कि हम बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे हैं। बेहतर जीवन की तलाश यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है। यह समझने की जरूरत है, यह देखने की जरूरत है कि बेहतर जीवन क्या सिर्फ आर्थिक मसलों से ही हल होता है। जरूरी है, अपने देश में भी उसकी संभावनाएं हैं और बन सकती हैं, और यह एक राष्ट्रीय चिंता है। लोग लगातार इस पर सोच रहे हैं, सरकार भी सोच रही है रोजगारों के विकास के बारे में, तमाम चीजों के बारे में। तो यह जो विदेश का आकर्षण है और स्वभाषा की जगह पर किसी विदेशी भाषा के आकर्षण का विषय है, यह चिंता का मामला है। यूरोप और अमेरिका की लालसा चिंता का विषय है। आप जाइए, सैलानी की तरह घूम कर आइए। कहा ही हमारे वहां अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में एक शेर उद्धृत करते हुए, अगर मैं नहीं बोलता तो शायद इस्माइल मेरठी का शेर उद्धृत करते हुए राहुल जी ने लिखा ही था कि सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही नौजवानी फिर कहां। तो घूमिए, जहां जहां जाना है जाइए, दुनिया देखिए, समाज देखिए, और लौटकर अपने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दीजिए। ये जो स्वदेश का मामला है, अपना देश, देखिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, भाषा के अर्थ में भी, स्वदेश के अर्थ में भी वही उदाहरण है कि किराए का घर कितना भी चमचमा रहा हो, वो किराए का घर होता है। अपना घर न भी चमचमा रहा हो तो अपना घर होता है। अपने घर को मजबूत करने की जरूरत है। अपने घर में जो भी बेहतरी हम कर सकते हैं उसको बेहतर करने की जरूरत है। यह जो बाहर बस जाने की लालसा है, इस लालसा पर विराम की जरूरत है। और यह जो अतिरिक्त आकर्षण है विदेश का,
उस पर सोचने की जरूरत है, युवाओं को भी और हम सबको सोचने की जरूरत है कि हम स्वदेश के भीतर कैसे वह बेहतर वातावरण बना सकते हैं, कैसे वो अवसर उपलब्ध करा सकते हैं युवाओं को कि ये जो अन्य के प्रति आकर्षण का मामला है उसको जगह ना मिले। इस पूरे मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है और जब इस पूरे मनोविज्ञान को आप समझेंगे, जहां स्वदेश की भावना थोड़ा लगता है कि मध्यम पड़ रही है, तो फिर वहीं जाना होगा जो चित्त का औपनिवेशीकरण है। चित्त के औपनिवेशीकरण से मुक्ति की जरूरत है। कॉलोनियल माइंडसेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होने की जरूरत है। हम सही अर्थ में राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकते अगर कॉलोनियल माइंडसेट सेट से मुक्त नहीं होंगे, औपनिवेशिक चित्त से मुक्त नहीं होंगे। और याद रखिए कि अगर आप स्वभाषा, स्वज्ञान और स्वदेश की सही धारणाओं से परिचित हैं, यानी कि मातृभाषा के साथ एक स्वदेश भाषा, सेतु भाषा जो भारत की अपनी भाषा है, हिंदी है। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने कोशिश की इसके लिए। मैं बार बार कहता हूं, याद रखना चाहिए इस बात को कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में हिंदी को राष्ट्रभाषा पद जिन लोगों ने दिया उनमें कोई भी हिंदी भाषी नहीं था, उनमें किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा इसको कि राष्ट्रभाषा है। उसके बाद दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष ने कहा हिंदी, और उन्होंने तो लिखा। आप देखें, एक व्यक्ति जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, जो उस व्यक्ति ने अपना महान ग्रंथ हिंदी में रचा, हिंदी का प्रचार प्रसार किया दयानंद सरस्वती ने, सारी चीजें थी। उनकी मातृभाषा नहीं थी हिंदी, न वो किसी हिंदी प्रदेश से संबद्ध थे। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये सारे के सारे लोग जो लोग थे, इनमें से कोई हिंदी भाषी नहीं था, लेकिन इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए कहा क्योंकि यह जो राष्ट्रीय चेतना का मामला है, वह राष्ट्रीय चेतना अंग्रेजी में बात करने से आ ही नहीं सकती थी। अंग्रेजी को स्वाधीनता आंदोलन की भाषा बनाया ही नहीं जा सकता था। इन महापुरुषों को यह मालूम था, इसलिए हिंदी बनी। और वो स्वभाषा के साथ, वो पूरा, अगर आप इसको जोड़ेंगे स्वभाषा के इस पूरे भावबोध को, तो आपको स्वाधीनता संग्राम से अब तक मिलेगी। और इसीलिए मैं अक्सर निवेदन करता हूं कि हिंदी का जन्म ही स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हुआ। जिस हिंदी में आज हम बातचीत कर रहे हैं, इसका पूरा जन्म ही स्वाधीनता संग्राम के दिनों में हुआ। फारसी के और तमाम भाषाओं का में जो सत्ता चल रही थी, उसके विरुद्ध एक सहज भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। इसलिए हिंदी अपने मूल चरित्र में वह स्वाधीनता की चेतना लिए हुए है, वह स्वाधीनता की चेतना से लैस भाषा है। आप उसमें जो कुछ लोग इधर उधर की बातें किया करते हैं, आप गौर करें हिंदी के पूरे विकास में, आपको स्वाधीनता की चेतना उसमें विन्यस्त मिलेगी। वो उसमें लगी हुई है, जुड़ी हुई है उसमें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। और गांधी जी को, जो मैं बार बार कह रहा था कि वो बार बार हिंदी की बात करते हैं, बार बार मातृभाषाओं की बात करते हैं। अपना लेखन गुजराती में किया उन्होंने, अपने व्याख्यान हिंदी में दिए उन्होंने। मैं जब प्रधानमंत्री जी पहला चुनाव जब जीता है 2014 में, तो 2 जगहों से चुनाव जीते थे, बड़ौदा से और काशी से। तो चुनाव की संध्या में गुजरात में, संभवतः बड़ौदा में ही, एक धन्यवाद ज्ञापन में व्याख्यान दे रहे थे। जब वो व्याख्यान दे रहे थे तो जनता में से आवाज आई, हिंदी में बोलना शुरू किया उन्होंने, तो जनता में से आवाज आई, गुजरात की जनता, गुजरात में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब मुख्यमंत्री थे वो उस दिन तक गुजरात के। लोगों ने कहा गुजराती माँ, गुजराती माँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि अब आप लोगों ने मुझे दिल्ली भेज दिया है, पूरा देश सुन रहा है, हिंदी में बोलने दीजिए। और मित्रों, यहां से एक सूत्र निकलता है कि गुजराती घर की भाषा है और हिंदी देश की भाषा है। घर की भाषा और देश की भाषा में कोई विरोध नहीं है, एक दूसरे का विलोम नहीं रचते। घर की भाषा और राष्ट्र की भाषा एक दूसरे का विलोम नहीं रचते, एक दूसरे के पूरक हैं। घर की भाषा और राष्ट्र की भाषा मिल करके हम सबके भीतर एक स्वाभाविक स्वाभिमान की चेतना पैदा करते हैं। हमारे भीतर
वह शक्ति पैदा करते हैं कि हम कहीं भी खड़े हो जाएं। एक मातृभाषा, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। मुझे भोजपुरी और केदारनाथ सिंह अपनी एक कविता में गंगा से प्रार्थना करते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, अपनी माँ के लिए अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उसके बाद माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि माँ, मेरी माँ का ध्यान रखना, उसे सिर्फ भोजपुरी आती है। यह बात सिर्फ भारत में कही जा सकती है और स्वाभिमान के साथ कही जा सकती है। हम भाषाओं के विरोध में नहीं, हम भाषाओं के समुच्चय में रहते हैं। हमें भाषाओं के समुच्चय के साथ रहने का अभ्यास है, हमें आदत है इनके साथ रहने की। इसलिए हिंदी दिवस पर हम भारतीय भाषाओं से एक बहनापा की बात किया करते हैं। हमारा बहनापा है भारतीय भाषाओं के साथ। हिंदी ने भारतीय भाषाओं से जितने शब्द लिए हैं, दुनिया में किसी भाषा ने इस तरह नहीं लिए होंगे अन्य भाषाओं से। भारत की सभी भाषाओं से हिंदी ने शब्द लिए हैं और निरंतर ले रही है, वो निरंतर अपने को संपन्न कर रही है। हिंदी ने कभी भी भाषिक कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की कोई कोशिश नहीं की। जिन लोगों को यह लगता है कि हिंदी के नाते अन्य भाषाओं का हित हुआ, वो गलत सोचते हैं। हिंदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं के विकास के योगदान की बात की है, उनके साथ जुड़कर बात की है। और जो मैं प्रधानमंत्री जी को उद्धृत कर रहा था कि घर की भाषा और देश की भाषा विलोम नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक है। एक साथ हम दोनों के साथ जीवित रह सकते हैं और जीते आए हैं हम। तो हमें याद रखना चाहिए, पुनः मैं दोहरा रहा हूं, कि हम भाषाओं के समुच्चय के साथ रहते हैं, भाषाओं के विरोध के साथ नहीं रहते। हमें तमिल भी प्यारी है, हमें मलयालम भी प्यारी है, हमें बंगला, उड़िया, मराठी, भारत की सभी भाषाएं प्यारी हैं। हमें तो ये सौभाग्य मिला है, हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम इतने सारी भाषाओं के साथ रहते हैं, सांस्कृतिक संपन्नता है। तो हमें इस संपन्नता का आदर करते हुए हिंदी के बारे में सोचना चाहिए और एक जो राष्ट्रभाषा, जो राजभाषा के रूप में हिंदी को आदर मिला है, उसे और ताकतवर बनाने की जरूरत है, उसे और सफल बनाने की जरूरत है। हमें विदेशी भाषा की जरूरत नहीं है। और हर युवा में ये हम शिक्षक हैं और सभी शिक्षकों का ये दायित्व है। आप में से अधिकतर लोग आगे शिक्षक बनेंगे, तो ये दायित्व है हम सबका आने वाले दिनों में कि ये बच्चों में बोध भरें कि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है, वो ज्ञान का माध्यम नहीं है, वो ज्ञान को विकसित नहीं करती है। तो ये इस बात के साथ रखना चाहिए हम लोगों को सारी चीजें। और याद रखिए कि जब स्वभाषा, स्वज्ञान, यानी जो राष्ट्रीय ज्ञान है भारत का और हजारों साल का ज्ञान है भारत का, एक दिन का नहीं, एक वर्ष का नहीं, और जो स्वदेश की पूरी संरचना है, उसका जो सांस्कृतिक मूल्यबोध है, जो उसका राजनीतिक मूल्यबोध है, जो सामाजिक मूल्यबोध है, जो एकता है हम सबकी, आप देखते आए, इन सब के साथ जो होगा, स्वाभिमान अनिवार्य रूप से उसके पास आएगा। ये सारी चीजें जब रहेंगी, स्वभाषा, स्वज्ञान और स्वदेश का बोध, तो स्वाभिमान अर्जित करने की जरूरत नहीं होगी, वो इसमें घुल जाता है, स्वतः पैदा हो जाएगा स्वाभिमान, और आप एक दीप्त व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देंगी। एक दीप्त व्यक्तित्व आपका सामने आएगा। और इस बोध को हमें लगातार गहरा करना चाहिए, लगातार बनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब कह रही है कि मातृभाषाओं में पढ़ाइए, भारत की भाषाओं को आगे बढ़ाइए, बच्चे में स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, शोध का विकास होगा, वो कुछ नया सोच सकेगा बच्चा, सोच सकेगी बच्ची। तो ये ठीक कह रहे हैं और इसी दिशा में हिंदी के लिए भी रास्ता बनेगा। हमें सबको बनाने की जरूरत है हिंदी के लिए रास्ता। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोगों का समय जो है वो पूरा हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय प्रोफेसर रमा जी का भी, गीता जी का, प्रिय गौरव का, पूरे विश्वग्राम का, हंसराज कॉलेज का, इस पूरे आयोजन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
जितेंद्र जी, गौरव जी, जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्कि मैं माफी मांग के, पता नहीं मैं बोलते बोलते कैसे मैं गुप्ता जी का नाम ले गई। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो हम सबकी चेतना में गुप्त जी ही हैं। वो उस कविता के साथ जो है गुप्त जी कदर जुड़े हुए हैं ना, उसमें आपका कुछ भी नहीं। हम सबकी उस तरह से चेतना में अगर सचेत न रहे तो गुप्त जी का ही नाम आता है। नहीं देखो, अगर शिक्षक जो है, अगर शिक्षक कुछ गलती करे उसको भी माफी मांगनी चाहिए विद्यार्थियों से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना मैंने बीच बीच में सुन पाई, आपको भी मीटिंग भी चल रही है तो बीच में बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये गुप्त जी के साथ है, और यह बड़ी बात होती है, बड़े कवि के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। तो वो रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव सर, आपको सुनना सदैव ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना होता है। आपने इतने विस्तृत रूप से इन भाषा के सूक्ष्म तत्वों को उकेरा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी श्रोता लोग हैं, सभी को ये विषय बहुत ही स्पष्ट हो चुका होगा। इस भाषा विवाद के बीच में आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं कि भाषाहीनता का विषय नहीं है और न ही दंभ का विषय है। आज के समय में जब भाषा को लेकर हम देखते हैं पूरे इंडिया में कैसे भाषा विवाद के कारण चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि आपका ये विचार हम लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत ही विचारणीय है आपके विचार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, क्योंकि समय की जो सूझ हमें ये इशारा कर रही है कि अब हमें समापन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाला और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय रमा मैम का कि व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने समय दिया। आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव सर का, उन्होंने समय दिया। और संरक्षिका के रूप में जो गीता दीदी मैम हैं, वो शायद यहाँ पर जुड़ नहीं पाई हैं, पर पृष्ठभूमि में उनका आशीर्वाद सदैव हम लोग के साथ रहता है। ये जो शब्द दिए हुए हैं गीता मैम का ही दिया हुआ है, वो भी व्यक्ति चुन चुन कर विषय तैयार करती हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाए रखती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी श्रोता लोग जुड़े हुए थे, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहें और इस ज्ञान यज्ञ की लौ को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, नमस्ते सभी को, नमस्ते।